देखो, नियंत्रण और समन्वय में हम लोग शुरू वाला पार्ट देख लिए थे, यानी जो पेड़ पौधा या एकोशिकीय जीव में होता है किस तरह से उसमें नियंत्रण और समन्वय होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, वो सारा चीज को हम लोग पीछे वाले क्लास में देख लिए थे। इसमें हम लोग को मुख्य रूप से मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है और जो आगे का है रासायनिक नियंत्रण वो पढ़ना है। कहने का मतलब जो तंत्रिकीय नियंत्रण था वो क्या हो गया, लगभग लगभग खत्म हो गया, अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अब जो अगला पार्ट हम लोग को पढ़ना है वो रासायनिक नियंत्रण, जो कुछ देर में बताएंगे। अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, मस्तिष्क में, यानी मस्तिष्क क्या क्या नियंत्रण करता है, क्या क्या समन्वय करता है हमारे अंदर, किस किस चीज पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है जिस वजह से वो काम करता है, उन चीजों को हम लोग को जानना है। जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा उसी चीज को हम दिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं दिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें से बताए थे कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, लगभग 1.5 kg के आसपास होता है ना, और उसका आयतन अगर देखेंगे तो 1650 ml था। हाँ, तो वो सब ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में वो सब पूछ सकता है। तो देखो, उसका हम लोग 3 भाग हम लोग देखे थे ना, अगर नहीं देखा है तो पीछे वाला देख लेना, जा करके वीडियो देख लेना, वहां पर समझ में आ जाएगा। देखो, पहला भाग क्या था, अग्र मस्तिष्क था ना, अग्र मस्तिष्क में देखो, और दूसरा भाग था मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग था पश्च मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क का 3 ठो भाग था। उसमें से जो पहला भाग है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अग्र मस्तिष्क देखो, अग्र मस्तिष्क का 2 ठो भाग, एक का नाम प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम जिसको कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो डायनसेफलॉन, डायनसेफलॉन, यानी 2 भाग, एक क्या प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, एक डायनसेफलॉन। अब देखो, ये प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम का काम क्या है। तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम जो होता है ना, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होता कितना है। तो देखो, ये लगभग 2/3 भाग, यानी लगभग 66% कह सकते हैं कि वो क्या है, सिर्फ हमारे मस्तिष्क का ये सेरिब्रम का ही भाग है। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो हमारे शरीर मस्तिष्क का है। मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में भी कौन, सेरिब्रम, जो 66% यानी 2/3 भाग हमारे मस्तिष्क में अपना जगह बनाया हुआ है। देखो, इसको हम लोग कहते हैं बुद्धि और चतुराई का केंद्र। क्या कहते हैं, बुद्धि और चतुराई केंद्र। किसी का बहुत अच्छा इंटेलिजेंसी रहता है, यानी वो बहुत जल्दी कोई चीज को समझ लेता है, कोई किसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है किसी चीज को, वो कोई व्यक्ति को देखो जल्दी इसमें मतलब रिएक्ट करेगा, जल्दी उस चीज को संभाल लेगा। तो वो क्योंकि उसमें बुद्धि, चतुराई, चालाकी और जो बोलते हैं वो उसमें भरपूर भरा रहता है। यानी देखो, ये सेरिब्रम किसी में अगर छोटा हो गया तो वो मंद बुद्धि हो जाता है, समझ गया, वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाने पर ये क्या हो जाता है, मंद बुद्धि। लेकिन ये औसत से थोड़ा बड़ा रहेगा जिसमें ना, तो वो तो समझो कि उसका बुद्धि और चतुराई एकदम हाई लेवल का रहेगा। औसत से जब छोटा हो जाता है ना, तब तो ये क्या हो गया, मंद बुद्धि, यानी अकलोल बकलोल जैसा हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब समझता है, उतना नहीं। हाँ देखो, इसीलिए इसको कहा गया सोचने समझने जो होता है, सोचता समझता है व्यक्ति सब, सोचने समझने, प्रेम, घृणा, कष्ट, जितना भी क्रिया होता है उस सारे क्रिया पर नियंत्रण किसका रहता है, इसका सेरिब्रम का, समझ गया। यानी जैसे किसी को कोई चीज सोचना है, किसी चीज को समझना है, तो उस चीज पर नियंत्रण कौन करता है, सेरिब्रम। वही उसको मतलब यही रिलीज करेगा हार्मोन या जो एंजाइम होगा, जिसके वजह से उसमें क्या होगा, वो समझने की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जब बड़ा रहता है तो बुद्धि और चतुराई क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रेम, घृणा, दुश्मनी, कष्ट, दर्द का एहसास जो होता है, हमको आंतरिक दर्द होता है ना, उन सारे चीजों पर नियंत्रण कौन करेगा, सेरिब्रम। तो इसको ध्यान रखना, इसीलिए इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा गया, ठीक है। और जो दूसरा भाग है ना, डायनसेफलॉन, ये डायनसेफलॉन जो बाह्य हिस्सा होता है, कहने का मतलब ताप, दर्द, ये ताप सब क्या है, बाहरी हिस्सा से हमको मिलता है ना, तो वो सब का रोने का एहसास, इस चीज पर नियंत्रण कौन करता है, डायनसेफलॉन। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कौन है, सेरिब्रम, समझ गया। तो डायनसेफलॉन का क्या काम है, जितना भी बाह्य क्रिया होता है, बाहरी जो भी हमको आघात, चोट लगा, उसका जो दर्द होता है वो कौन नियंत्रण करता है, डायनसेफलॉन। हम रोते हैं या हमको गर्मी लगता है, ठंड लगता है, उन सारे चीजों पर नियंत्रण कौन करता है, डायनसेफलॉन। ध्यान रखना है इसको। और देखो, ये था हमारा पहला भाग, अग्र मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क का दो भाग, सेरिब्रम और डेंसेफलोन, इसी को परम मस्तिष्क बोलते हैं सेरिब्रम को। तो सेरिब्रम तो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, इसको तो याद ही रखना। और दूसरा जो है डेंसेफलोन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि दर्द या रोने का जो एहसास होता है उस पर नियंत्रण और समन्वय किसका रहता था, डेंसेफलोन का, ध्यान रखना। जो मध्य मस्तिष्क होता है ना, ये भी ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं, ये भी बहुत छोटा है, ये आंखों की पेशियों पर नियंत्रण करता है। जो हमारे आंखों का ये पेशी होता है ना, इस पर ये क्या करता है, नियंत्रण रखता है, ध्यान रखना है इसको। ये सिर्फ आंखों की पेशियों पर क्या करता है, अपना नियंत्रण स्थापित किया रहता है। देखो ये सारा चीज तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, ठीक है। बताए थे कि मस्तिष्क में क्या है, सिर्फ और सिर्फ तंत्रिका तंत्र है, 90% तंत्रिका तंत्र ही रहता है वहां। अब देखो तीसरा जो पार्ट है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में पश्च मस्तिष्क का भी दो भाग, जिसको कहते हैं अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, एक दूसरा भाग है इसका मस्तिष्क स्टेम। तो सबसे पहले हम लोग अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के बारे में जान लेते हैं। देखो सेरिबेलम जितना भी ऐच्छिक पेशी होता है, ऐच्छिक पेशी मतलब जानते हो, जो अपने इच्छा अनुसार हम लोग करते हैं। जैसे हम इच्छा अनुसार चाहेंगे तो हाथ चलाएंगे, पैर चलाएंगे, खाएंगे, ये सारा चीज क्या ऐच्छिक है। तो जितना भी ऐच्छिक पेशी होते हैं उनके गतियों पर नियंत्रण कौन करता है, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। यानी अगर किसी में ये सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क नष्ट हो जाए तो उसको ना किसी भी चीज को पकड़ने में ना मतलब अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा। चलने के लिए कहोगे ना तो अच्छे से वो चल नहीं पाएगा, बोलने के लिए बोलेगा तो वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा। क्या कि जीभ ही एक ऐच्छिक पेशी है ना, वो भी ना गति करता है, तो जीभ क्या होगा, अच्छे से उसका परिचालन नहीं होगा, अच्छे से वो बोल नहीं पाएगा। उसको मतलब हिचकिचाहट होगा कोई भी काम करने में, किसी भी चीज को पकड़ने में, कहीं जाने में। तो उसमें समझो इस प्रकार का किसी भी प्रॉब्लम है तो समझ जाना कि उसमें सेरिबेलम क्या है, नष्ट हो गया है या छोटा हो गया औसत से, समझ गया। तो जितना भी जैसे हाथ का चलाना, पैर चलाना, बोलना, ये सारे चीजों पर ऐच्छिक पेशी का नियंत्रण रहता है, ठीक है। और ऐच्छिक पेशी पर नियंत्रण किसका रहता है, सेरिबेलम का। ध्यान रखना कि जितने प्रकार की जो पेशियों में, मांसपेशियों में गतियां रहता है, उन सारे चीज पर नियंत्रण किसका, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम का। समझ में आ गया ये। अब देखो जो दूसरा इसका भाग है स्टेम, मस्तिष्क स्टेम, इसका भी दो भाग, मस्तिष्क स्टेम का भी कितना भाग, दो भाग। एक को बोलते हैं पोन्स वेरोलाई, ए नंबर ए मान लो इसको, इसको बी मान लो। और दूसरा जो है मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। देखो दो ठो, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसमें देखो पोन्स वेरोलाई है ना, उसका नियंत्रण रहता है सिर्फ और सिर्फ श्वसन पर, जो हम सांस लेते हैं ना उस पर इसका क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। अब मेडुला ऑब्लंगेटा का ना बहुत चीजों पर नियंत्रण रहता है। धड़कन, जो हृदय का धड़कन होता है, स्पंदन धड़कता है ना, उस चीज पर नियंत्रण कौन रखता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। रक्तचाप, जो बीपी होता है, बीपी हाई बीपी लो, ये सारे चीज पर नियंत्रण किसका, ऑब्लंगेटा का, यानी मेडुला ऑब्लंगेटा। याद रखना, खांसना, हम लोग खांस देते हैं नहीं तो मेडुला ऑब्लंगेटा उस पर नियंत्रण करता, नहीं तो हम लोग खांसते रह जाएंगे, छींकते रह जाएंगे। उल्टी करना, श्वसन की गति, जैसे कभी देखते हो श्वसन की गति बढ़ जाता है, कभी कभी डर हो गया या कुछ हो जाता है, तबीयत खराब रहता है, तो श्वसन की गति की दर क्या होने लगता है, बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में नियंत्रण कौन करता है, यही मेडुला ऑब्लंगेटा। यानी इन सारे चीज पर, धड़कन, रक्तचाप, खांसना, छींकना, उल्टी करना, श्वसन गति, इन सारे चीज पर नियंत्रण किसका, मेडुला ऑब्लंगेटा का। ध्यान रखना। देखो मस्तिष्क स्टेम का काम समझ में आ गया, किस चीज पर यह नियंत्रण करता है। देखो हमको यही पढ़ना ही है इसमें कि नियंत्रण और समन्वय, कौन किस चीज पर नियंत्रण करता है, उस पर समन्वय स्थापित करता है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट एक पार्ट है वो है मस्तिष्क का कार्य। हो सकता है कभी पूछ दे, तो इसको भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग कि मस्तिष्क का आखिर कार्य क्या है। अभी तक तो सब पढ़े तो कार्य ना था, तो थोड़ा उसको और एक अलग तरीका से देख लेते हैं। देखो तो हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का जाल है कि नहीं है। तो वो तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है, आवेगों को पहुंचाना कहीं पे, फिर उसके अनुक्रिया, यानी जो कहेगा वो फिर उसको उस अंग तक पहुंचाना। देखो जो मस्तिष्क है वो सबसे पहले क्या करता है, आवेगों को ग्रहण करेगा। यानी कोई भी कहीं से मैसेज आया, जैसे मान लो तुमको चोट लगा, कहीं चींटी काटा या मच्छर काटा, कुछ भी काटा, तो मैसेज जाएगा कहाँ पर, पहले मस्तिष्क में। तो वो क्या किया, आवेग का ग्रहण किया, चालन नहीं, आवेग का क्या किया, ग्रहण किया। अब देखो वो जो ग्रहण किए गए आवेग, जो आवेग उसको पहुंचा,
कि जैसे उसको मच्छर काटा, वो आवेग पहुंचा, अब उस पर वो प्रतिक्रिया करेगा, अनुक्रिया करेगा, मतलब कि कोई भी जो अंग होगा ना, उस जो अंग वहां पर जा सकता है उस अंग को वहां पर क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, यानी उसको उत्तेजना प्राप्त करेगा ताकि वो अंग वहां पर जाके क्या हो, उस चीज को कंट्रोल करे। जैसे मच्छर काटता है तो हमारा हाथ वहां पर क्या होता है, तुरंत पहुंच जाता है, तो आवेग पहले पहुंचा मस्तिष्क में, फिर मस्तिष्क किसको कहा, हथेली को, कि वहां पर जाइए कुछ है, फिर वो जाता है वहां पर, फिर हम उस चीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और नहीं, अगर मस्तिष्क अगर देखता है कि वो हाथ बिजी है, व्यस्त है, तो किसी चीज को यहीं टांग रहता है, टांगड़िए से उसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा खुजला देते हैं, तो ठीक हो जाता है ना। तो देखो क्या किया, सबसे पहले आवेग का ग्रहण, फिर क्या किया, विभिन्न आप ग्रहण किए गए आवेग पर क्या किया, अपना प्रतिक्रिया दिखाया, अनुक्रिया। जैसे वो कोई मैसेज तुमको दिया तो तुम रिप्लाई देते हो ना, बस वही चीज, पहले मैसेज आया, फिर क्या किया, रिप्लाई दे दिया। अब तीसरा चीज देखो, विभिन्न आवेगों का सह संबंधन। अब मस्तिष्क तो अकेला है, इसका बहुत सारा क्या होता है, मैसेज आता रहता है, यानी बहुत सारा आवेग आता रहता है, तब उसको सह संबंध भी स्थापित कौन करता है, यही मस्तिष्क। यानी अब मान लो कि एक के बार में उसको 2-3 तरीके का प्रॉब्लम आ गया ना, तो कंट्रोल कौन करेगा, यही ना मस्तिष्क, बारी बारी से उस सब पर कंट्रोल करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर होबे नहीं करेगा काम। उस स्थिति में देखते हो ना, कुछ भी हो जाता है जब एक के बार में 2-3 चीज है, तो सह संबंध भी स्थापित यही करता है, यानी दोनों के बीच समन्वय और नियंत्रण जिसको हम लोग बोलते हैं, एक के बार नहीं होने देता है कुछ भी, समझ गया। एक के बार में नहीं ना तुम दोनों चीज कर सकते हो जी, खा भी सकते हो और कुछ हाथ से दूसरा काम भी कर सकते हो, नहीं ना कर सकते हो, तो वही चीज है। अब देखो, तो ये था इसका कार्य। चौथा जो लास्ट है, सूचनाओं का भंडारण ये रखता है कि नहीं, इसीलिए तो मस्तिष्क को हम लोग कहते हैं चेतना या ज्ञान का भंडार कहते हैं कि नहीं। इतना चीज जो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहीं देखते हैं, सारा चीज कहाँ रहता है, मस्तिष्क में। यही मस्तिष्क उसको क्या करता है, रखा रहता है, यानी भंडारण करके क्या रहता है, रखा रहता है अपने अंदर। इसीलिए मस्तिष्क को हम लोग चेतना या ज्ञान का भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं, चेतना या ज्ञान का भंडार। तो मस्तिष्क को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि चेतना या भंडार आदि ज्ञान का भंडार किसे कहा जाता है, मस्तिष्क को। तो याद रखना, अगर कार्य पूछे 2-3 मार्क में पूछ सकता है तो ये लिख देना, इसको पहले पॉइंट वाइज लिख देना, फिर उसको डिटेल में समझा देना। अब देखो, मात्र अब एक टॉपिक बचा है, वो है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, यानी हार्मोन के द्वारा या एंजाइम के द्वारा जो ग्रंथि है हमारे शरीर में, वो सब किन किन चीजों पर नियंत्रण करता है, किन किन चीजों पर समन्वय करता है, उन चीजों को हम लोग अब लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो, तो ये आखिरी पार्ट है, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। ये नियंत्रण और समन्वय का आखिरी टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। देखो, जो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है ना, वो हमारे शरीर में एक प्रकार का एंजाइम निकलता है, या हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो रासायनिक पदार्थ रहता है। हार्मोन क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक जो पदार्थ है, जो क्या करता है, मतलब हमारे ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है, ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो हमारे शरीर पर शारीरिक में जो भी परिवर्तन आता है उन चीजों पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो देखो, ये हार्मोन आखिर रिलीज कहाँ से होता है, तो देखो, ये जो हार्मोन होता है ना, ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी हमारे अंदर एक ग्रंथि है जिससे वो क्या होता रहता है, थैली के समान रचना, जिससे वो क्या होता रहता है, रिलीज होता है। देखो, ये हार्मोन थोड़ा भी मात्रा में निकलता है ना, तो बहुत सारे कार्यों पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, यानी थोड़ा ही काफी होता है हमारे शरीर के लिए। जब ये समान से अधिक निकलता है तो वो गड़बड़ करता है, हमारे शरीर में हानिकारक भी हो जाता है, और कम निकलता है तो भी हानिकारक होता है। उन सारे चीजों को हम लोग इसमें जानेंगे। देखो, तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना, ये नलिका विहीन होता है, यानी इसमें नलिका नहीं होता है। एक होता है ना, जैसे नली में नस में बहता है, सो नहीं, इसमें कोई नली नहीं रहता है, वो डायरेक्ट निकलता है ब्लड में, डायरेक्ट ये जाता है, यानी ये कैसा है, नलिका विहीन, यानी नलिका रहता ही नहीं है इसमें। चलो अभी थोड़ा जान लेते हैं कि हार्मोन जो है ना, हम लोगों के शरीर में कौन कौन से ग्रंथि से रिलीज होता है, कितना ग्रंथि है, इन सारे चीजों को देख लेते हैं। देखो, जो पहला ग्रंथि है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या नाम है इसका, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ध्यान रखना है इसको। तो देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि एक ही है, ये मस्तिष्क में रहता है। ठीक है, मस्तिष्क के आधार में, इस ऐसे बोलो, इस मस्तिष्क से ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे हम लोग, तो ये मस्तिष्क में रहता है। कहाँ रहता है ये, मस्तिष्क में।
देखो ये आधार में स्थित रहता है, यानी मस्तिष्क के आधार में रहता है। दूसरा इसका काम क्या है, देखो शारीरिक वृद्धि, जो हम लोगों का लंबाई में वृद्धि होता है या लंबाई छोटा होता है, ये इसी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के वजह से नियंत्रण होता है। अगर किसी में ये ज्यादा निकल गया तो उसका औसत से अधिक लंबाई होता है, ये किसी में कम रिलीज होता है तो बौनापन शिकार हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि, देखो ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ना, इससे जो निकलने वाला हार्मोन है ये बहुत सारे ग्रंथियों पर भी कंट्रोल करता है और बहुत सारे कामों पर नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि। ध्यान रखना कि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को क्या एक और नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि से। ये शरीर का वृद्धि करता है, उसके वृद्धि या बौनापन का शिकार। देखो जब बहुत अधिक लंबाई बढ़ जाता है ना तो शरीर उरीर बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, हड्डी बहुत मोटा हो जाता है, मांस उंस बहुत हो जाता है उसके शरीर में। तो इस अवस्था को हम लोग बृहत्ता या जाइगेंटिज्म कहते हैं। बहुत मोटा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बृहत्ता मतलब बहुत बड़ा, जाइगेंटिज्म बहुत बड़ा। कम हो गया तो क्या हो गया, बौना हो जाएगा, छोटा, भुट्टा जो हम भुटवा हम लोग बोलते हैं वही है। दूसरा देखो जल संतुलन, हमारे शरीर में जल का जो संतुलन करता है वो भी कौन करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। और ग्रंथि सब करता है लेकिन ये भी उस पर क्या करता है, अपना नियंत्रण करता है। शुक्राणु और अंडाणु, जो देखो शुक्राणु किस में बनता है, पुरुष में, अंडाणु किस में बनता है, स्त्री में। तो इन दोनों पर नियंत्रण यानी बनने का जो प्रक्रिया होता है ना, उस पर नियंत्रण और समन्वय कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि। स्तनों से दुग्ध का स्राव, मतलब जब स्त्रियों समय क्या होता है, दूध जो बना रहता है स्तनों में वो बाहर निकलेगा, उसके लिए उत्तेजित कौन करता है, यही पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इस बात को ध्यान रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ दे, उसको ध्यान रखना, ये इसका काम है, ठीक है, बस हमको काम है पढ़ना और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये सब पूछ सकता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। जल पर संतुलन कौन करता है, तो ये करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। बौनेपन किस ग्रंथि के से हार्मोन निकलता है जिस वजह से ये बौनापन हो जाता है, जिसे कम निकले, तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इस बात को ध्यान रखना। चलो अब जो दूसरा है वो क्या है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे की ओर चल रहे हैं, मस्तिष्क से नीचे। ये देखो थायराइड ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ये एक प्रकार का क्या है, हार्मोन। जो देखो अगर थायरॉक्सिन का जो संश्लेषण होता है ना, थायरॉक्सिन का जो आगे का प्रक्रिया होगा उसमें जरूरत पड़ता है किसका, आयोडीन का। अगर आयोडीन नहीं रहेगा ना तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनबे नहीं करेगा, समझ गया। इसीलिए आयोडीन के कमी से जब थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये जो थायराइड ग्रंथि है उसका मुंह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और जब ये फैलेगा तो यहाँ पर जो है वो फैल जाएगा कि नहीं, इसीलिए देखते हो कि यहाँ पर जिसको फैल गया रहता है उसको हम लोग घेघा बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन के कमी से ये घेघा रोग या गलगंड, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, घेघा रोग या गलगंड रोग हो जाता है। इसको तो पूछ देगा क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन के कमी, मतलब आयोडीन ही किसका संश्लेषण करता है, थायरॉक्सिन का, यानी थायरॉक्सिन को बनाता है कौन, आयोडीन ही। अगर आयोडीन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, थायरॉक्सिन बनेगा, नहीं बनेगा। जब थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो फिर तो घेघा रोग होना ही है, मुंह अपना फैलेगा। तो इसीलिए इसको ध्यान रखना कि थायरॉक्सिन या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा या गलगंड, याद रखना इसको। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो तीसरा है पाराथायराइड ग्रंथि, उसी में रहता है, उसी के ठीक ऊपर रहता है, छोटा छोटा दाना के जैसा, पाराथायराइड ग्रंथि। इसका हार्मोन जो निकलता है वो पाराथायरॉक्सिन कहलाता है, सेम। अब देखो इसका एक ही काम है, कैल्शियम की मात्रा नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में जो ब्लड है ना, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम या अधिक, उस पर नियंत्रण किसका रहता है, पाराथायराइड ग्रंथि का। इससे जो निकलने वाला हार्मोन है वही उस पर क्या करता है, नियंत्रण। अगर ये कम निकला तो कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाता है, अगर अधिक निकल गया तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाता है। तो ये दोनों चीज मतलब इस पर नियंत्रण करता है, ध्यान रखना। इसको पूछ सकता है कि पाराथायराइड ग्रंथि किन चीजों पर नियंत्रण करता है, तो कैल्शियम पर। अब देखो जो चौथा है उससे नीचे एड्रीनल ग्रंथि। देखो एड्रीनल ग्रंथि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एड्रीनल ग्रंथि से ना एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एपिनेफ्रिन, जिसे हम कभी कभी एड्रीनन भी कहते हैं और एड्रीनालिन भी कहते हैं, यानी 2-3 नामों से हम लोग जानते हैं। तो ये हार्मोन जो है ना कब रिलीज होता है, देखो जैसे हम किसी चीज को अचानक देख लिए,
जैसे अचानक देख ली तो डर हुआ ना, डर होगा तो ये हार्मोन तुरंत रिलीज होगा, जिससे हमको और अधिक डर होने लगता है। किसी चीज एक्सीडेंट होते हुए देख लिए तब ये हार्मोन रिलीज हो जाता है। गुस्सा जैसे आया तो गुस्सा में देखते हो कुछ गुस्सा आया कुछ भी कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ये हार्मोन रिलीज हो जाता है। हार्मोन जब भी हम कुछ भी करते तो हमको कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए इन चीजों पर नियंत्रण किसका रहता है? यही एड्रीनल ग्रंथि का। ये अगर आवश्यकता से अधिक निकाल दिया तो तुमको बहुत गुस्सा आ जाएगा, बहुत डर हो जाएगा, समझ गया? अगर कम निकालेगा तो गुस्सा उस्सा नहीं आएगा उतना, ठीक है? इसको ध्यान रखना। ये शर्करा की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? ये बढ़ाता है, समझ गया? ये ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। ध्यान रखना इस पर कि डर, गुस्सा, ये सब सारा चीजों पर नियंत्रण किसका रहता है? एड्रीनल ग्रंथि का, जिससे निकलने वाला हार्मोन एपिनेफ्रिन या एड्रीनल या एड्रीनालिन है। इसको ध्यान रखना। देखो जो पांचवा है वो है अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिका। ये भी एक प्रकार का ग्रंथि है। देखो ये ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण करता है। देखो ये बढ़ाता है, एड्रीनल क्या करता था? बढ़ाता था। ये उस पर क्या करता है? नियंत्रण करता है, यानी उसको बढ़ने नहीं देता है। बढ़ने क्यों नहीं देता है? तो देखो जो इसमें एक प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। वही उस ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है? कम करता है। लेकिन जब ये हार्मोन रिलीज नहीं होता है या कम रिलीज होता है, कम निकलता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा। और जब ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा तो उस व्यक्ति को मधुमेह, या उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं डायबिटीज, एक और नाम कहते हैं चिनिया रोग, देहाती भाषा, गांव घर के भाषा में चिनिया रोग कहते हैं ना। हाँ तो ध्यान रखना कि मधुमेह या डायबिटीज या चिनिया रोग किस वजह से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन के कमी से। ध्यान रहेगा। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिका से। याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है। अगला जो है वो है जनन ग्रंथि। देखो जनन ग्रंथि ना बहुत काम करता है, ये ग्रंथि का ही काम करता है एक तरह से। वास्तव में उतना नहीं, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, लेकिन फिर भी ये काम करता है, तो इसीलिए इसको भी दे दिए। देखो जो अंडाशय होता है, हम लोग जानते हैं अंडाशय कहाँ रहता है? स्त्रियों में। तो ये उसमें जो हार्मोन निकलता है अंडाशय में, तो ये यौवना अवस्था में परिवर्तन, यानी जब युवा होता है, स्त्री पुरुष जब क्या हो जाता है? युवा अवस्था में आ जाता है, तो उसमें जो परिवर्तन आता है उस पर नियंत्रण किसका रहता है? इसी का। बाल का निकलना, मतलब और सारा चीज, बहुत सारा चीज होता है, उस सब नियंत्रण कौन करता है? अंडाशय। पुरुष में जो वृषण रहता है उसका मुख्य हार्मोन है एंड्रोजेंस। क्या है? एंड्रोजेन। जो सबसे बेस्ट हार्मोन, सबसे बेस्ट एंड्रोजेंस को हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यानी डायरेक्ट समझो तो वृषण से निकलने वाला हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन, जो यौन आचरण को प्रेरित करता है, यानी संभोग करने के लिए क्या करता है? उसको प्रेरित करता है। वही चीज हुआ, सेम चीज, दोनों का काम यही है, समझ गया? तो देखो ये जनन ग्रंथिया का काम था। इससे पूछ सकता है कि वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन। पूछ सकता है कि टेस्टोस्टेरोन स्त्री में निकलने वाला हार्मोन है या पुरुष में? तो इसका पुरुष में। ये बात को ध्यान रखना। देखो ये सारा था ग्रंथि और उससे निकलने वाला हार्मोन। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है इसमें। तो यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या कि नियंत्रण और समन्वय अब खत्म हो गया। अब जो अगला चैप्टर आने वाला है वो है जनन। उसको भी हम लोग अब जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, और जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसका भी सीरीज अब बहुत जल्दी चालू होने वाला है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे जो अगला चैप्टर होगा, ठीक है।